चलो आ जाएं भाई। कल हमने कुछ एंट्री के हवाले से डिस्कशन की तो कुछ चीजें आपको समझ आई। कल हमने सारा क्लास ऐसे लगा दिया हवाल प्रोग्राम पर कि जो सेल्फ करनी है एक माह में कर लेनी है एंट्री से पहले। एंट्री के बाद 2 से 2.5 मंथ सेल्फ का टाइम मिलेगा और 7 माह की ये एंट्री चलेगी। ठीक है ना। टेंशन पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। आज हम रेस्पायरेशन को फटाफट आधा चैप्टर आज कर रहे हैं, आधा कल। रेस्पायरेशन आपकी पूरी इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे तो 3 दिन चलेगी। देखें भाई, रेस्पायरेशन एक होती है सेल्यूलर रेस्पायरेशन, एक होती है सेल्यूलर रेस्पायरेशन और दूसरी है गैसेस की एक्सचेंज। ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो रिगार्डिंग गैसेस एक्सचेंज है। तो ये गैसेस एक्सचेंज रेस्पायरेशन का हिस्सा है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है किसका? सेल्यूलर रेस्पायरेशन का। भाई सुने, सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या है? सेल के अंदर फूड का ब्रेक होना, यानी ग्लूकोज का ब्रेक होना और एटीपी का बनना। अब कौन सा फूड ब्रेक होगा? C6H12O6। और आपको जरूरत पड़ेगी किसकी फूड को ब्रेक करने के लिए? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन लेने के लिए मुझे बताएं गैसेस एक्सचेंज जरूरी है या नहीं? नहीं तो ऐसे ऑक्सीजन कैसे जाएगी सेल्स में? तो हाँ, तो ऑक्सीजन को यूज करके आप फूड को तोड़ेंगे तो फूड आपका टूट जाएगा H2O, CO2 एंड ATP में। ये CO2 आपको निकालने के लिए गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो गैसेस एक्सचेंज क्यों होती है? क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स के अंदर ये गैसेस बनती हैं और इस गैस की नीड होती है। इसको आना है और इनको बाहर जाना है। तो भाई इस सेल तक ऑक्सीजन को लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना टू द लंग्स। लंग्स तक कौन लेके आता है ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक? CO2 को लंग्स तक आप कहेंगे सर ब्लड की वेसल्स। ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है लंग्स से, CO2 सेल से पहुंचती है लंग्स तक। अब लंग्स क्या करते हैं? आपके बाहर के माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और वो ब्लड के थ्रू आपके हर सेल तक पहुंचाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर भेज देते हैं। समझ आई बात? तो हर बॉडी के ऐसे कितने सेल हैं आपके पास? 60 ट्रिलियन सेल। 60 ट्रिलियन को जो ऑक्सीजन चाहिए और जो CO2 निकालनी है वो लंग्स है जो आपके सेल की चीजें बाहर भेज रहा है या सेल को बाहर की चीजें भेज रहा है। अभी बताएं, क्या आपका एक एक सेल बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है? क्या एक एक सेल अपनी ऑक्सीजन खुद ले सकेगा? नहीं नहीं नहीं। तो आपकी सारी बॉडी के सेल्स डिपेंडेंट हैं ऑक्सीजन के लिए एंड CO2 को निकालने के लिए लंग्स से। लंग्स को कहते हैं, हम मिन्नतें करते हैं हमें ऑक्सीजन बाहर से ला के दो, क्योंकि आप लंग्स बाहर से कांटेक्ट में हो, नाक के थ्रू, माउथ के थ्रू। आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। हम बेचारे हैं, एनवायरनमेंट से दूर हैं, हमें बस चाहिए। समझ आ रही है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम पढ़ेंगे हर बॉडी के सेल को जो गैसेस चाहिए और हर बॉडी के सेल से जो गैसेस निकल रही हैं उन सेल के कनेक्शन को बना रहा है लंग्स हमारा एनवायरनमेंट से। ठीक है।
क्या मैं कहूं कि लंग्स हमारा इंटरमीडिएट है बिटवीन एनवायरमेंट एंड बॉडी सेल्स? एनवायरमेंट और बॉडी के सेल्स के बीच लंग्स इंटरमीडिएट है, उसकी चीज बाहर एनवायरमेंट को दे रहा है, एनवायरमेंट की चीज सेल को दे रहा है। तो भाई ये है ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग करने वाला जो ऑर्गन है, गैसेस एक्सचेंज करने वाला, गैसेस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग भी कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज भी कहेंगे, और फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन भी कहेंगे। ये जो ब्रीदिंग है ये हमारा कौन करेगा? लंग्स। तो लंग्स हमारा ब्रीदिंग का ऑर्गन है, गैसेस एक्सचेंज करने का ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। समझ आई बात? अब एक पॉइंट यहां पे आती है कि जो गैसेस एक्सचेंज करेगा, जो गैसेस एक्सचेंज करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। कौन सा सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस वो पार्ट जो क्या करे? जो क्या करे? गैसेस एक्सचेंज करे। और उस रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? भाई बताएं, आपके बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कौन करता है? लंग्स। अब बताएं, अब बताएं, ये आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये आपके अंदर अल्वेओलाई हैं, ठीक है? मैं डिटेल में सही तरह से बनाऊंगा, फिलहाल मैं सिंपल करके बना रहा हूं। भाई एक लंग्स के अंदर 350 मिलियन, दूसरे के अंदर भी 350 मिलियन, यानी 700 मिलियन आपके लंग्स के अंदर अल्वेओलाई हैं। पढ़ा है आपने? अल्वेओलाई का पता है कि नहीं? बताएं तो, या मैं बताऊं आपको? अल्वेओलाई बिल्कुल ओके। अल्वेओलाई वो जिस पर गैसेस एक्सचेंज होती है, वो थिन जो एयर सेक होती है। लंग्स के अंदर ये अल्वेओलाई होते हैं, लंग्स अल्वेओलाई का बना हुआ है, लंग्स के अंदर मसल वगैरह को नहीं है। तो अब बताएं, 700 मिलियन अल्वेओलाई हैं, 700 मिलियन अल्वेओलाई का सरफेस एरिया बड़ा होगा या ये लंग्स का सरफेस एरिया बड़ा होगा? अल्वेओलाई का सरफेस एरिया बड़ा होगा। भाई देखें, ये मैंने लाइन ड्रा की और ये मैंने लाइन ड्रा की, इन फर्स्ट और सेकंड में से लंबी कौन सी लाइन है? नीचे वाली दो क्यों फोल्ड हैं? तो भाई सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आपके लंग्स ने क्या कहा? मैं खुद गैसेस एक्सचेंज नहीं करूंगा, जो गैसेस एक्सचेंज होगी ब्लड के वेसल, ये रेड कलर से मैं ब्लड की वेसल बना रहा हूं, ये अल्वेओलाई के ऊपर लगी होंगी। तो ब्लड किसके बीच एक्सचेंज होगी? लंग्स के अंदर कौन होगा? अल्वेओलाई। और ब्लड से क्या होगा? कैपिलरी। अल्वेओलाई कैपिलरी को देगा क्या? ऑक्सीजन। और कैपिलरी से लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द गैसेस एक्सचेंज वेयर दिस इज टेक्स प्लेस, दैट एरिया इज सेड टू बी एज गैसेस एक्सचेंज का सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो भाई बताएं, सरफेस एरिया लंबा होना चाहिए, और सरफेस एरिया कौन सा है? लंग्स या अल्वेओलाई? कौन है सरफेस एरिया? लंग्स एज अ होल या अल्वेओलाई? अल्वेओलाई, नॉट लंग्स एज अ होल, अल्वेओलाई। अच्छा, बड़ा क्यों होना चाहिए? आप कहेंगे सर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और बहुत ज्यादा CO2 बनेगी, बहुत ज्यादा CO2, 60 ट्रिलियन की CO2 को निकालने के लिए और 60 ट्रिलियन के लिए ऑक्सीजन लाने के लिए एक लंग्स थोड़ी पूरा पड़ेगा, इसमें जो 700 मिलियन अल्वेओलाई हैं ये हो जाएंगी। तो भाई ज्यादा नीड को पूरा करने के लिए सरफेस एरिया बड़ा है। अब बताएं, अगर एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो गैसेस एक्सचेंज किससे करेगा? ये आप कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन से। अगर मल्टी सेल्यूलर है, सिंपल है, वो भी सर। अगर पोरीफेरा की बात करूं मैं, पोरीफेरा बॉडी के अंदर, एनिमल किंगडम आपने पोरीफेरा सुने होंगे, पढ़े होंगे, बायो के स्टूडेंट हैं तो वो भी, उन सेल्स के बीच स्पेस होती है, तो हर सेल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होता है, गैसेस एक्सचेंज हर सेल खुद करेगा।
मगर हमारी जो बॉडी इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, अगर हम स्किन से गैसेस ले लें तो क्या ये स्किन वाली गैस अंदर तक, बीच सेंटर तक पहुंच सकेगी? नहीं। तो भाई अगर गैसेस स्किन से लेते तो पानी बॉडी से निकल जाता बाहर, एक तो ये प्रॉब्लम थी, और स्किन से हम कर भी नहीं लेते। हमारी जो 700 मिलियन अलवेओलाई हैं, ये स्किन से भी बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, बहुत बड़ा, 1000 गुना ज्यादा सरफेस एरिया है हमारी स्किन से। ठीक हो गया भाई? चलो, ये भाई हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सरफेस। अब बताएं, जो अलवेओलाई की वॉल है, जो अलवेओलाई की वॉल है, ये वाली अलवेओलाई की क्या है? वॉल है। अब बताएं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, उसकी वॉल क्या होनी चाहिए? थिक या थिन? वॉल क्या होनी चाहिए? थिन। उसका सरफेस कितना होना चाहिए? लार्ज। और थिन होनी चाहिए तो परमिएबल होनी चाहिए कि नहीं? परमिएबल होनी चाहिए। और मॉइस्ट होनी चाहिए कि नहीं? मॉइस्ट। भाई बताए, मॉइस्ट होने से क्या होता है? मॉइस्टनेस होगी ना, तो जो हवा क्रॉस करेगी, वो हवा क्रॉस करने से सेल सूखे नहीं पड़ेंगे, मरेंगे नहीं। जब भाई लंग्स गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, हवा गुजर सफर कर रही है वहां से, तो हवा जब आ रही है तो सेल तो सूखे पड़ जाए ना। क्यों लंग्स के सेल सूखे नहीं पड़ते? क्योंकि सेल के बाहर एक मॉइस्ट कवरिंग होती है, म्यूकस होती है। वो म्यूकस सूखेगी, फिर नहीं बनेगी, फिर नहीं बनेगी, फिर नहीं बनेगी। अगर सेल का पानी निकल जाए, अगर सेल का पानी निकल जाए तो लंग्स तो सूखे पड़ जाएंगे, डेड हो जाएंगे, फिर कैसे काम करेंगे? तो मॉइस्टनेस इसलिए जरूरी होती है। समझ आई बात? चलो चलो भाई, ये चीजें हैं सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस के फीचर। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आज कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का। अच्छा मुझे बताएं, रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है? रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है? रेस्पिरेटरी मीडियम, आप कहेंगे सर रेस्पिरेटरी मीडियम का मतलब है एनवायरमेंट। रेस्पिरेटरी मीडियम का क्या मतलब है? एनवायरमेंट, जिससे कांटेक्ट में कर रहे हैं आप, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो भाई एनवायरमेंट कौन सा है? दो हैं सर, आप कहेंगे। रेस्पिरेटरी मीडियम दो हैं। कौन से दो सर? आप कहेंगे सर एक तो एटमॉस्फेयर एयर है, और दूसरा पानी। अब बताएं, पानी और एयर में से कौन सा एनवायरमेंट गैसेस एक्सचेंज के लिए अच्छा है? हाँ भाई, कौन सा चंगा वाला सिस्टम है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए? एयर। क्यों भाई, पानी क्यों नहीं? आप कहेंगे सर पानी और पानी के बीच स्पेस थोड़ी होती है, तो पानी का जो एनवायरमेंट है वो टाइट है, डेंस है। एयर कम आएगी, कम आएगी तो गैसेस एक्सचेंज डिफिकल्ट होगी। पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या है? 5% है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। बताएं कहां से ऑक्सीजन सही मिलेगी? जहां पे ज्यादा होगी। तो ये माहौल है हमारा, जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे पानी कम है। जनरली सारे का सारा एनवायरमेंट डेंस इतना नहीं है, लाइट है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें गैसेस ज्यादा हैं, तो गैसेस एक्सचेंज करना बड़ा आसान है। ठीक हो गया भाई? ओके ओके। चलो, जो पानी में रहते हैं ना मछली, बड़ा एडवांस टाइप का सिस्टम होता है उसको गैसेस एक्सचेंज करने, बड़ा डिफिकल्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये फिशेस की एक्सचेंज जब पढ़ेंगे तो वो आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी होती है गैसेस एक्सचेंज करने में बड़ी फिशेस को। अल्लाह माफ करे, आप जाएं पानी में सांस लेके दिखाएं, फिर पता चलेगा कि कैसे सांस ली जाती है पानी के अंदर। पानी के अंदर सांस लेंगे, क्या होगा? पानी अंदर, जब पानी अंदर तो हम ऊपर। ठीक है ना? ये होता है। तो पानी में सांस नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एयर से, हाँ टिकट कट जाएगी, हमारा जो एनवायरमेंट है वो एयर से कांटेक्ट करने वाला है, पानी से नहीं। चलो, हमारा लंग्स ये नहीं सीखा हुआ कि पानी को लाओ मैं पानी से गैसेस लूंगा, नहीं भाई। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आ जाएं अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी क्या पढ़ना है? एक मिनट।
अभी पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम किसको कहते हैं? सारे ऑर्गन जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो उन सबको मिला के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं भाई। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें एक है अपर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है नीचे वाला। नीचे वाला मींस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन आएंगे भाई? नोट डाउन करें। आपका जो नोज है, नोज नाक, वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ये वाला। उसके बाद आपके अंदर फेरेंक्स है, फेरेंक्स आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। सांस लेना नोज से पड़ता है, माउथ बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। हम गलती करते हैं, जब नाक बंद होता है तो सांस ले लेते हैं माउथ से, मगर सांस लेने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो नोज है। हाँ, ये अल्टरनेटिव है और हार्मफुल है। मुंह से सांस ना लिया करें, नाक से सांस लिया करें, एयर फिल्टर होके फिर जाती है। जो मुंह से सांस लेते हैं वो फिल्टर नहीं होती, मैं पढ़ा रहा हूं अभी। हफ्सा एड नहीं थी सके, हफ्सा वेटिंग में तो है नहीं, तो मैं ऐड करूं। मैंने तो सिस्टम में अपने पीरियड में कर लेता हूं ऑटोमेटिक। अच्छा, एक और सेटिंग इधर उधर हो गई है। अभी अफसा को मैसेज करें कि ज्वाइन करे। किसी ने सेटिंग, हाँ मीटिंग लॉग थी, मैंने ओपन कर ली। मैंने ओपन कर ली, पता नहीं किसने ये किया था। आज थोड़ी सेटिंग इधर उधर है। जो जिसमें सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग करता हूं वो सॉफ्टवेयर भी नहीं चल रहा आज, ठीक है ना। अभी अफसा को मैसेज करें काइंडली कि अफसा ज्वाइन करे। कर दिया मैसेज? सिमरन बाबा कर दिया मैसेज? ओके, स्टार्ट करें। ओके, सुने भाई, फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के बाद आपका आ जाएगा लैरेंक्स, और आपका आ जाएगा ट्रेकिया, एयर पाइप, और आपका आ जाएगा ब्रोंकस, ब्रोंकाई दोनों, और आपके आ जाएंगे लंग्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कहां से स्टार्ट करना है? अभी हमने नोज से। सुन लें भाई, नोज, आपके नोज के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, उनको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स। ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल। बहुत सारे बच्चे ऐड नहीं हुए थे, अभी ऐड हुए हैं। आपका अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो ऑर्गन है उसको कहते हैं नोज। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं नोज को। बाकी जो पिछली चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो लेक्चर अपलोड होने पर आप सुन लेना। मैं करूंगा आज ही, निकाल के आज ही अपलोड कर लूंगा आपके लिए, क्योंकि 10 मिनट हम पढ़ चुके हैं, शायद 15 मिनट आपने वो नहीं लिए। यहां से सुने, यहां से सुने। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल किसको कहते हैं? नाक के अंदर ये जो दो ओपनिंग्स हैं, दो ओपनिंग्स को, ओपनिंग्स को, कोई बॉडी नहीं, खाली जो पोर हैं इनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल। ये नोस्ट्रिल की जो लाइनिंग है ये म्यूकस वाली स्किन है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, इससे एयर अंदर जाएगी और बाहर आएगी। एयर ऑक्सीजन वाली अंदर जाएगी, CO2 वाली बाहर आएगी। ये एक पैसेज है, स्टार्ट ऑफ पैसेज है, ओपनिंग है। नोस्ट्रिल के बाद नाक के अंदर जहां पे आपके हेयर हैं, नाक के अंदर हेयर लगे हुए हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कहते हैं, और वेस्टिब्यूल पे लगे हुए हैं हेयर जिनको वेस्टिब्यूलर हेयर कहते हैं। ये हेयर आपके, ये जो हेयर हैं आपके, ये क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं। इन हेयर के ऊपर, वेस्टिब्यूल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं जो डस्ट को, जर्म्स को, या किसी चीज को, किसी केमिकल को सेंस करते हैं।
तो आपके नाक में कैपेसिटी है सेंस करने की, सूंघने की, स्मेल को समझने की, फ्रेग्रेंस को समझने की। आपके पीछे कोई बिरयानी पका के लेके जा रहा है, देखेंगे नहीं समझ जाएंगे हाय बिरयानी जा रही है भाई। क्यों? क्योंकि वो जो केमिकल थे आपके नाक ने सूंघ लिए, पता चल गया आपको। तो सूंघने की, स्मेल करने की जो रिसेप्टर हैं, जो खोपड़ी को मैसेज देंगे कि बिरयानी जा रही है, मुर्गी जा रही है, कढ़ाई जा रही है, हाँ पिज्जा जा रहा है, व्हाटएवर क्या जा रहा है, कोई गंदी चीज है, गुलाब की खुशबू है, कहाँ है गुलाब देखो भाई, ये आपके यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। हफ्सावट बिरयानी पचे थी, हफ्सा हाणे मुखे छो था ईअं वात पानी पानी करायो। चलो आज मैं भी घर वालों को कॉल करता हूँ भाई, और क्या, आप तो खिलाएंगे नहीं, ठीक है चलो। वेस्टिब्यूल सुने भाई, ये क्या करते हैं एयर को फिल्टर। ना ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मूंखे मिली वई बाबा, मां खाधम सपोज में फुल, हाणे घर भी न खाईंदम वञी करे। चलो, नोज के अंदर वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल पर हेयर है, वो फिल्टर करते हैं एयर को, बट नॉट 100% एयर इज फिल्टर्ड बाय द हेयर्स, सो वी हैव टू नीड द एयर इन फ्रंट पार्ट, जो आगे आएंगे, इसके बाद जो पार्ट आएंगे उनमें एयर को फिल्टर करने की मजीद जरूरत पड़ेगी। यानी अगर एयर में डस्ट होंगे, पैथोजन होंगे, जर्म्स होंगे, तो वो कुछ रुकेंगे हेयर की वजह से, कुछ आगे चले जाएंगे। तो वेस्टिब्यूल के बाद आपके नाक के अंदर जगह आती है जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। नाक के अंदर जो कैविटी है ना, सारे की सारी नोस्ट्रल के अंदर, ये सारी कैविटी को क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। भाई नेजल कैविटी जो है, नेजल की कैविटी जो है ये 2 चेंबर में डिवाइड है, ये बाय चेंबर्ड है। कौन कर रहा है बाय चेंबर इसको? 2 चेंबर क्यों हैं? वोमर, एक बीच में बोन है नाक के अंदर, वोमर, इस बोन की वजह से, वेरी गुड हमजा, वोमर, बिल्कुल वोमर की वजह से हमारी जो नाक की कैविटी है 2 हिस्सों में बटी हुई है। फॉरवर्ड नहीं होता वोमर, भाई क्यों लगाया? भाई सुने, अगर नाक की ओपनिंग्स हमारी बहुत मोटी होती, ल्यूमिन बड़ा होता, तो मुझे बताएं जो डस्ट और पैथोजन होंगे वो साइड से टकराते सीधे चले जाते अंदर के अंदर, कोई उनको रोक नहीं पाता। ये क्यों पतली गली की है हमने? क्योंकि जो डस्ट है या इस दीवार से या उस दीवार से या उससे टकराए, जहां पे डस्ट टकराएगी, जर्म्स टकराएगा, वहीं का वहीं चिपक जाएगा, स्टक हो जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए बीच में हमने एक और लेयर लगा दी है। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्यों केमिकल जो डस्ट और पैथोजन होते हैं टकरा के जाते हैं, स्टक हो जाते हैं? क्योंकि नेजल कैविटी में वेस्टिब्यूल के आगे, यानी इस हिस्से के आगे, ये जो नाक वाला हिस्सा है आगे वाला, इसके अंदर जो नाक की मेम्ब्रेन है उसे हम वेस्टिब्यूल नहीं कहते, वेस्टिब्यूल के आगे हम कहते हैं नेजल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? नेजल मेम्ब्रेन। नाक हेयर तक वेस्टिब्यूल और आगे नेजल मेम्ब्रेन। अब बताएं नेजल मेम्ब्रेन कहां पे है? ये बाहर वाली नेजल मेम्ब्रेन है या अंदर वाली? अंदर वाली। यहां तक वेस्टिब्यूल वाली या वेस्टिब्यूल से आगे वाली? आगे वाली, आगे वाली। तो ये जो नेजल मेम्ब्रेन है, पता है ये नेजल मेम्ब्रेन क्या है? ये म्यूकस सीक्रेटिंग है। क्या? म्यूकस प्रोड्यूसिंग है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। हाँ अब समझ आया सर, जब म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, जो भी एयर जाएगी, एयर के साथ जो केमिकल होंगे वो म्यूकस से लग के चिपक जाएंगे। ये म्यूकस मेम्ब्रेन। और पता है म्यूकस के अलावा सिलिया भी हैं इसमें। सिलिया क्यों है भाई? क्योंकि सर जब आप डस्ट लेंगे, सांस लेंगे, डस्ट अंदर जाएगी, जर्म्स अंदर जाएंगे, तो म्यूकस को घुमाने के लिए, मूव करने के लिए
सिलिया होने चाहिए, तो सिलिया मूव करते हैं तो म्यूकस बहती है, बहती है। वो म्यूकस जिसमें डस्ट है वो निकल जाती है, फिर दूसरी म्यूकस, उसमें भी डस्ट, वो भी निकल जाती है, फिर तीसरी म्यूकस, ऐसे म्यूकस प्रोड्यूस होती रहती है और सिलिया से वो घूमती रहती है। गॉट इट? और पता है इसमें इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल तो आप कहेंगे सर हर ऑर्गन में होती है। हाँ भाई, हर ऑर्गन में होती है, मगर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, दे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है पता है? ये जो ब्लड वेसल हैं ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज हैं। और कौन सी कैपिलरीज हैं? सुपरफिशियल। कौन सी ब्लड वेसल है? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल समझ रहे हैं? सुपरफिशियल का मतलब क्या है? सुपरफिशियल का मतलब है सर जो म्यूकस मेम्ब्रेन से बाहर जाहिर हो, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से विजिबल हो, अबव हो। अच्छा, यहाँ पे तो ब्लड है, जाहिर नहीं है। यहाँ पे ब्लड है, जाहिर नहीं है। नाक के अंदर अगर टार्च लगा के देखेंगे तो आपको रेड कलर की ब्लड वेसल नजर आएंगी, कैपिलरीज का बेड नजर आएगा, आर्टरीज का बेड नजर आएगा। किस काम का भाई? किस काम का? क्यों बाहर है? फूड देना होता तो अंदर होती ना। आप कहेंगे सर इस ब्लड वेसल का टेम्परेचर होता है कितना? जितना बाकी का होता है। बाकी का कितना होता है सर? 37 सेंटीग्रेड। अब आप कहेंगे सर देखें, ब्लड वेसल आ रही हैं, ब्लड वेसल आ रही हैं, कहां पे ब्लड वेसल आ रही हैं? आप कहेंगे सर अंदर से बाहर आ रही हैं। ऐसा नहीं कि बाहर आ रही है नाक से बाहर, नहीं, सुपरफिशियली बाहर आ रही हैं, मतलब आगे की तरफ, और अंदर जाकर डीप होकर वापस जा रही हैं। तो जो आगे आ रही है वो विजिबल है, जो जा रही है वो इनविजिबल है, डीप है। जाहिर कौन सी होगी? जो आगे आ रही है। जो आ रही है तो मुझे बताएं, ब्लड वेसल आ रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एयर अंदर जा रही है। अब भाई अगर आप कोल्ड एनवायरनमेंट से सांस ले रहे हैं तो ये एयर कौन सी गई? कोल्ड एयर गई। अब अगर कोल्ड एयर जाएगी आपके नाक से, ये कोल्ड एयर जाके लंग्स तक पहुंचे, तो मुझे बताएं कोल्ड पर चीजें जमती हैं या गर्मी पर चीजें जमती हैं? बताएं। कोल्ड पर। तो भाई कोल्ड एयर लेने से लंग्स के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, ट्रेकिया के अंदर जो केमिकल जाएंगे वो जम के लंग्स की दीवार को, आपकी अल्वेओलाई वगैरह स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? हार्ड। हाँ भाई, कोल्ड एयर फायदे की है या इसको वार्म करना चाहिए? करना चाहिए। तो सुपरफिशियल ब्लड वेसल बाहर इसलिए निकली हैं कि ये गर्म है, गर्म तवे की तरह गर्म है, आग की तरह गर्म है, फायर की तरह गर्म है। जब ये ठंडी हवा और ब्लड का आमना सामना होगा, क्रॉसिंग होगी, तो ये ठंडी हवा किससे टकराएगी? गर्म ब्लड वेसल से टकराएगी। तो हवा का, एयर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि गर्मी से टकराएगी, ब्लड से टकराएगी और ब्लड का टेम्परेचर हाई है। तो इतना हाई नहीं होगा जितना ब्लड का है, फिर भी एयर का टेम्परेचर पहले कोल्ड होता है, फिर ये जाकर 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ये एयर, सही वाह वाह, ये एयर इज बेस्ट फॉर द लंग्स। 30 सेंटीग्रेड। तो क्या किया इस ब्लड वेसल ने? किया क्या? वार्म किया किसको भाई? एयर को, दैट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम द स्टकिंग ऑफ केमिकल्स। सही है, केमिकल के जमने से बचा दिया हमने ब्लड वेसल ने। ये भाई था नोज का किस्सा। इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोस्ट्रिल है, वेस्टिब्यूल है, उस पर हेयर है, फिल्टर करते हैं। नहीं, बताएं नजल मेम्ब्रेन ने फिल्ट्रेशन की या नहीं की? भाई कैसे? केमिकल स्टक हो गए, जर्म्स स्टक हो गए, पैथोजन स्टक हो गए, सिलिया की वजह से उनको बहा दिया, इसने भी फिल्ट्रेशन की। इंस्टीड ऑफ दैट, इंस्टीड ऑफ बोथ सिस्टम फॉर फिल्ट्रेशन, देयर इज अनदर नीड। क्योंकि जो नजल मेम्ब्रेन से केमिकल नहीं टकराएंगे, जर्म्स नहीं टकराएंगे, वो तो सीधे जाएंगे। तो फिर आता है आपका फेरेंक्स। अभी मैं बनाऊंगा, अभी मैं क्या बनाऊंगा? एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। टाइम 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 बहुत है। तो भाई अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एक, ये देखें, ये आपका नाक है, ये आपका माउथ है, ये आपकी दाढ़ी है, ये जो है आपकी नेक है, और ये है शोल्डर। ठीक है, नाक के बाद ये आपका फ्रंट फोरहेड है, और ये माथा है जो कि सही नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये। चलो भाई,
ठीक है, ये एक आदमी है। हाँ भाई, अभी बात बताएं मुझे कि ये मैंने क्या बनाया है, ये ओपनिंग्स का नाम क्या है, नोस्ट्रल कितनी हैं, 2। और बताएं नोस्ट्रल के बाद ये जो कैविटी है यहाँ तक वेस्टिब्यूल और आगे नजल कैविटी, ये नाक वाली कैविटी सर सीधी ओपन हो रही है कहाँ पे, सीधी ओपन हो रही है कहाँ पे, ये माउथ की हड्डियां हैं, ये माउथ है आपका, ये यूवोला वगैरह जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये माउथ का स्पेस है, ये ओरल कैविटी है, ये नाक के अंदर कैविटी जा रही है, ये आके ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये जो नीली मार्कर से मैं बना रहा हूं, पता है ये क्या है, ये मैंने बनाया है फेरेंक्स। क्या बनाया मैंने, ये फेरेंक्स। अब नाम देते जाएं, नोज आपका, ये नोज में नोस्ट्रिल, ये नेजल कैविटी, ये जो ट्यूब है इसे कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। क्या है यूस्टेचियन ट्यूब का मतलब, वो ट्यूब जो नाक को जाके माउथ जहां पे खुलता है वहां पे मिलाए, यानी फेरेंक्स में मिलाए, ये यूस्टेचियन ट्यूब है। एवोल्यूशन में पढ़ा था, फरवा नहीं, बिल्कुल फरवा, बिल्कुल। यूस्टेचियन ट्यूब के बाद ये मैंने ब्लू कलर से क्या बनाया है, ये फेरेंक्स। तो फेरेंक्स का वो हिस्सा, फेरेंक्स का वो हिस्सा जो जिसमें नाक खुल रहा है, दिस हिस्सा इज सेड टू बी एज नेजोफेरेंक्स, ठीक है। और वो हिस्सा जहां पे माउथ खुल रहा है, ये हिस्सा इज कॉल्ड एज क्या, फेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। डाइजेशन में भी पढ़ा हुआ था आपने। और बाकी नीचे वाला जो फेरेंक्स है, ये इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज लायरेंगोफेरेंक्स, क्योंकि यहां से लैरेंक्स होगा। तो ये अराब की जाएगी कहां पर, फेरेंक्स पर। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, गैसेस एक्सचेंज में किसको पढ़ना है, फेरेंक्स को। तो फेरेंक्स के कितने पार्ट हैं, 3, नेजो, ओरो एंड लैरिंगोफेरेंक्स। बताएं, फेरेंक्स फूड पाइप है या गैसेस का पाइप है? आप कहेंगे सर फूड भी ट्रांसफर होता है और गैसेस भी, फॉर बोथ, बोथ के लिए पाइप है। नेजोफेरेंक्स ओनली एयर को ट्रांसफर करता है, मगर मजबूरी में इसे खा भी सकते हैं, ठीक है। ओरोफेरेंक्स बोथ को ट्रांसफर करता है। लेरेंगोफेरेंक्स है बोथ के लिए, मगर लेरेंगोफेरेंक्स से गैसेस जो हैं वो चली जाती हैं कहाँ पे, ट्रेकिया में। और जो फूड जाता है वो सीधा जाता है कहाँ पे, एसोफेगस में। एसोफेगस में किसको भेज देगा, लेरेंगोफेरेंक्स फूड को, और ट्रेकिया में किसको भेज देगा, एयर को। तो इस फेरेंक्स का ये कौन सा पोर्शन है जो मैं वाइट से, अभी वाइट से मैं इसको क्या किया, ग्रीन से मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, ये नाक वाला नेजोफेरेंक्स, माउथ वाला ओरोफेरेंक्स, ये नीचे वाला लैरिंगोफेरेंक्स है। अब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस की वजह से ये जो गैसेस हैं जो हमने सांस ली, ये गैसेस आपकी फेरेंक्स से इधर आ जाएंगी। इधर किधर आ जाएंगी, इधर एक क्या है, एक बड़ा मोटा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया से, और इस ट्रेकिया से नीचे एक पाइप आता है, नीचे एक पाइप आता है। इस पाइप का नाम है क्या, इसका नाम है लैरिंक्स, और इस पाइप का नाम है ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये जाके ओपन होती हैं किसमें, लंग्स में। ये जाके ओपन होती हैं किसमें, लंग्स में। ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। ये आपके 2 लंग्स हैं, ये लेफ्ट लंग्स, ये राइट। अब इनको नाम दे रहे हैं हम, भाई ये जो चीज है, ये जो मैं अभी क्या कर रहा हूं, पिंक से बना रहा हूं,
चलो ये इसको क्या करते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ये जो मैं ग्रीन से बना लेता हूं ये वाली चीज, ये यहां तक मोटी मोटी, ये इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं इसको? को कहते हैं लैरिंग्स। वो जगह जहां पे फेरेंस आके खुले, मोटी मोटी चीज, इसमें दो धागे होते हैं, उन धागों को वोकल कॉर्ड कहा जाता है और वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। तो हमारा लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। यहाँ से साउंड बनता है और ये साउंड बाहर आता है माउथ में। माउथ में हमारे पास एक जबान है, जिस जबान को यूज करके हम डिफरेंट वर्ड्स में उस आवाज को कन्वर्ट करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं, ये जो साउंड है, खाली साउंड, ये लैरिंग्स से बन रहा है, वोकल कॉर्ड बना रही है मेरी। मगर इस साउंड को मैं अल्फाज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ABCRLM ये वगैरह वगैरह में, ये जबान है। तो आपने पढ़े होंगे ना वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का पता नहीं इंग्लिश वाले क्या पढ़ाते हैं। बेसिकली फंडा ये है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, वो आपके लेटर जिसमें आपकी जबान ना तो टीथ से लगे, ना तो आपके लिप्स यूज हो, ना तो आपकी जबान अपर साइड पर लगे, अपर पैलेट पर, इसमें रूफ में लगे, विदाउट जबान के किसी को टच करने से और लिप्स के यूज करने से जो साउंड प्रोड्यूस हो, उन्हें हम कहेंगे वॉवेल्स, AEIOU। इनमें आपकी जबान जो है वो किसी को टच नहीं कर रही। बाकी जो भी आप बोलेंगे उनमें आपकी जबान या तो दांतों को टच करेगी, या दांत का यूज होगा, या उनके पीछे या नीचे या ऊपर, या जबान ऊपर टकराएंगे एल और ऊपर जाएगी, नहीं तो साउंड एम, लिप्स ने टच किया अंदर गए टीथ में। तो ये है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का मसला। इस इन बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा, ये जो अल्फाज देना है, लेटर देना है, आवाज को कोई शक्ल देनी है, ये जबान का काम है। ठीक है, मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाऊंगा आपको? जब मैंने इंग्लिश पढ़ी खुद तब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं पाकिस्तान स्टडी आपको पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, सिंपल मैथ अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और बायो, उसके अलावा नहीं भाई। चलो छोड़ें, सुने मेरी बात। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स के बाद ये जो नीचे पाइप आ रहा है ये वाला, अलॉन्ग विद फेरिंग्स, ये पाइप जो ब्लैक कलर का मैंने बना लिया, चेस्ट में अंदर आके पहुंचा है, इस पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया। पढ़ा हुआ है आपने, इंटर के बच्चे हैं, ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, एक इस लंग्स में एक उस लंग्स में, इस ट्रेकिया की ब्रांच को हम कहते हैं ब्रोंकस एक को, और अगर दोनों के लिए टर्म यूज करें तो ब्रोंकाई। ठीक है, तो भाई ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इसके बाद आ जाएगा हमारा लंग्स। लंग्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सुने, अभी फेरेंस के लिए क्या सीखा हमने कि फेरेंस ऑक्सीजन के लिए, गैसेस के लिए पाइप है, ये CO2 को बाहर क्रॉस करवाएगा और ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, ये पाथवे है, ये आपकी वेंटिलेशन का पाथ है, एयर के क्रॉस अंदर जाने और बाहर आने का जस्ट रास्ता है ब्रोंकस तक। जो गैसेज एक्सचेंज होगी वो लंग्स के अंदर अल्वेओलाई पर होगी। तो ये वेंटिलेटर्स हैं, ये रास्ते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं ब्रोंकस तक, ये रास्ते हैं, आगे अंदर भी अल्वेओलाई तक रास्ते हैं। ठीक है भाई, अभी जो आपके ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर क्या लगा होगा? C टाइप कार्टिलेज लगे होंगे, 15 से 20 कार्टिलेज होंगे ट्रेकिया को सपोर्ट करने। ये ट्रेकिया है ना आपका फ्रंट वाला, ये ट्रेकिया है, इसके पीछे आपका फुड का पाइप है, फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स पीछे है, उसके आगे ट्रेकिया है, ट्रेकिया सबसे आगे है। ठीक है, तो ट्रेकिया के ऊपर C टाइप कार्टिलेज है, C टाइप है, गोल ओवल नहीं है, O टाइप नहीं है, 0 टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से तो प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ना, ऊपर से और साइड से प्रोटेक्शन चाहिए, तो C टाइप कार्टिलेज है फॉर द प्रोटेक्शन। और ये कहां तक है C टाइप कार्टिलेज? आपके ट्रेकिया पर भी है और आपके ब्रोंकस तक भी है। ये जो ब्रोंकस है, ये पहला ब्रोंकस है। इस पहले ब्रोंकस से जब दूसरे ब्रोंकस निकलेंगे, तो उन ब्रोंकस को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? जो पहले से निकलेंगे सेकेंडरी। तो ये वाले कौन से हैं? प्राइमरी। ये प्राइमरी ब्रोंकस 2 हैं। प्राइमरी ब्रोंकस से 2 ब्रोंकस कहाँ निकलेंगे?
ब्रोंकस जो है वो 2 निकलेंगे लेफ्ट साइड और 3 निकलेंगे राइट साइड। ऐसा क्यों भाई? लेफ्ट साइड से कौन सी दुश्मनी है? दुश्मनी कोई नहीं, यहाँ पर हर्ट है भाई, यहाँ पर हर्ट है, तो हर्ट को जगह देने के लिए ये जो ये वाला लंग्स है लेफ्ट वाला, ये थोड़ा छोटा है और पतला है, छोटा है और पतला है, तो इसको 2 सेकेंडरी ब्रोंकस काफी हैं गैसेस देने के लिए और लेने के लिए। और इसमें लोब भी 2 होते हैं, 2 हिस्सों में बटा होता है ये लंग्स, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, 2 लोब। और ये जो लंग्स होता है बड़ा होता है और इसके 3 लोब होते हैं, 1 2 3, नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाले लोब को कहते हैं सुपीरियर लोब, नीचे वाले को इंफीरियर। इसमें भी सुपीरियर और इंफीरियर है बीच वाला नहीं है। बीच वाले को क्या कहते हैं? मीडियन लोब। क्या कहते हैं? मीडियन लोब। तो सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब एंड मीडियन लोब, 3 लोब हैं। तो ब्रोंकस भी कितने हिस्सों में बटेगा? 3 हिस्सों में बटेगा। ये जो राइट वाला ब्रोंकस है, इसके से 3 ब्रोंकस निकलेंगे। एक ब्रोंकस इधर जाएगा सुपीरियर लोब में, और एक मीडियन को सपोर्ट करेगा, और एक नीचे वाले को जाएगा। 3 लोब, 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। प्राइमरी 1 होंगे और सेकेंडरी 2 फॉर द लेफ्ट लंग्स और 3 फॉर द राइट लंग्स। 3 ब्रोंकस बनेंगे। अब ब्रोंकस के बाद जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकस के बाद जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस के बाद जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल। तो सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्शरी भी होते हैं, मगर मैंने सेकेंडरी तक बनाए, जगह थोड़ी है। तो ब्रोंकस से जो पतले, बिल्कुल पतले फाइन ट्यूब बनते हैं जिनमें एयर के साथ फ्लूइड भी होता है, तो ब्रोंकस के बाद जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन ट्यूब्स को ब्रोंक्यूल यानी ब्रोंकस की ब्रांचेस। फर्क क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में? कि ब्रोंकस में एयर होती है और ब्रोंक्यूल में फ्लूइड भी होता है। तो फ्लूइड कंटेनिंग पतले से जो ट्यूब है ब्रोंकस के बाद जो है, और वहां पर कार्टिलेज भी नहीं है। ब्रोंक्यूल में एक तो पतले होते हैं, कितने पतले होते हैं? 1 मिलीमीटर इनकी विड्थ होती है, और ब्रोंकस मोटे होते हैं, और इसमें सिर्फ एयर होती है और इनमें एयर के साथ फ्लूइड भी होता है। ब्रोंकस में प्राइमरी, सेकेंडरी सब में कार्टिलेज होती है, और यहाँ पे कार्टिलेज भी नहीं होती। जब ब्रोंक्यूल बनते हैं तो ब्रोंक्यूल से कुछ डक्ट निकलती हैं, ब्रोंक्यूल से डक्ट निकलती हैं। उन डक्ट्स पर लगे होते हैं क्या? डक्ट्स पर लगे होते हैं ये एयर लाइक, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं क्या? अल्वेओलाई। तो ब्रोंक्यूल पे लगे होते हैं एक डक्ट, जिन डक्ट पर लगे होते हैं अल्वेओलाई। तो मुझे बताएं, ब्रोंक्यूल पे जो डक्ट लगी हुई हैं उन डक्ट का नाम क्या देंगे? डक्ट पर अल्वेओलाई लगे हुए हैं ना, डक्ट को नाम देंगे अल्वेओलर डक्ट। ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किनको कहेंगे? सुने भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किनको कहेंगे? पहले ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, लास्ट वाले टर्मिनल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद अल्वेओलर डक्ट होगी, अल्वेओलर डक्ट पे अल्वेओलाई लगे होंगे। मतलब अल्वेओलाई जिस पर लगे हैं वो अल्वेओलर डक्ट हैं, अल्वेओलर डक्ट से पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। यहाँ तक आज पढ़ा है। कल हम डिटेल में लंग्स की स्टडी करेंगे, और लंग्स की स्टडी करने के बाद इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म और वेंटिलेशन सिस्टम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? खोपड़ी का कंट्रोल, गैसेस एक्सचेंज में मसल का कंट्रोल, डायफ्राम का कंट्रोल, ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो। ओके फरवा, ओके ओके मेमुना। जस्ट बायो, आई हैव नो आइडिया कि जस्ट बायो कैसे हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। देखें, अपने आप को थोड़ी भी लीनियंसी ना दें। ये बहुत अच्छा कंपटीशन है, इस अच्छे कंपटीशन के लिए अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाएं। ऐसा ना समझें कि जस्ट आपने एंट्री पास करनी है। अभी पूरे 9 मंथ बाकी हैं।
सही तरह से यूटिलाइज करें इन मंथ को। कल भी मैंने पढ़ाया था, एक जो माह है ये फर्स्ट ईयर की रिवीजन करें, सिलेक्टेड जो मैंने बताए थे 7 मंथ आपकी एंट्री होगी, उसके बाद 1 या 2 बढ़ सकते हैं 9 मंथ से, ये आपके सेल्फ के लिए मिलेंगे। ठीक है, कोई एक्सक्यूज ना करें अपने आप से, अपने आप को बाइंड करें, टाइम टेबल बनाएं, शादियां, ये फंक्शंस, ये इधर उधर जाना, ये सारी चीजें खत्म करें और स्टडी पर फोकस करें। हम आपके साथ हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। और ऐसा ना कहें कि सिर्फ बायो पढ़ें, और कहाँ से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एक जगह पर पढ़ें, सारी चीजें वहीं से पढ़ें। ठीक है, इधर उधर भागने से मसला होगा, ये नहीं होगा आपको। मे भी आपको और कई जगह बाकी सब्जेक्ट्स कुछ अच्छे मिल जाएं, या बायो अच्छी मिल जाए, या कोई अच्छा, कोई टीचर कम नहीं होता, हर कोई अच्छे से पढ़ाता है, मगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। ऑलवेज वेलकम, यू आर एवर वेलकम।